हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम आरएसीआर इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों को मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिख करके रखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। इससे पहले आरएसीआर इंटरव्यू की बात करने से पहले मैं एक बात बता दे रही हूँ कि आप लोगों ने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद एक लिस्ट जारी होगी। लिस्ट में आपका नाम होगा और आपका रोल नंबर होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका सब्जेक्ट होगा, आपका स्कोर होगा। और ये लिस्ट जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट पर अपडेट होगी ग्रुप वाइज। जैसे आप साइंस से हैं, साइंस मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, है ना। इसी तरीके से जियोलॉजी। तो ये लिस्ट है साइंस की। इसी तरीके से सोशल साइंस की अलग लिस्ट बनेगी और जो भी जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी और आपका सारा कुछ उसमें लिखा रहेगा, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सब कुछ। और फिर आपके उसमें लिखा रहेगा मतलब आपके उसमें नहीं, आपका जो लिस्ट वाला जो रहेगा उसके नीचे लिखा रहेगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए इंटरव्यू। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, जब ये लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर एक बार एक नोटिफिकेशन और निकालेंगे क्योंकि जिसमें आपको देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो कि मैंने वीडियो पहले ही बना दिया। आप सब तैयार रखें डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। उसके अकॉर्डिंग आपको एकेडमिक शाखा में जा कर के सबमिट करना पड़ेगा और एक अपने पास कॉपी रखना, है ना। स्कोर कार्ड से लेकर के एप्लीकेशन तक सारे आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए जब तक आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती तब तक। और उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, जब आपकी जॉब लग जाती है तो कभी कभी कुछ घोटाले हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है, लोग आरटीआई लगाते हैं, जिससे फिर आपसे प्रूफ मांगते हैं। आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह का वो रहेगा कि चलो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। तो आपको ये करना है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। और एक बात और बता रही हूँ, जिनके जिनके सब्जेक्ट में वैकेंट सीटें ज़्यादा हैं उन्हें ऐसा करना होगा कि सुबह ही आना होगा, 8 से 9 बजे पहले पहले, जिससे कि वो 10 बजे लाइन पे खड़े रहें। और क्योंकि 1-2 दिन लग जाते हैं सबमिट करने में, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में 1-2 दिन लग जाते हैं। तो ये परेशानियाँ जो मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों को परेशानी ना हो, है ना। इससे आप भली भांति परिचित हो जाइए। जैसे कुछ लोग हरियाणा, कुछ पश्चिम बंगाल, मतलब कहीं कहीं अदर अदर स्टेट से हैं, तो उनको एक तरह की सहूलियत हो जाए मेरी इस इंफॉर्मेशन से। फिर ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। इसमें आपका जो लिस्ट जारी होगी ना, उस लिस्ट का पीडीएफ भी निकाल लेना। उसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज मतलब जिसमें आपका नाम हो, उसका भी एक कॉपी रखना अपने पास। और वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में के साइट में भी मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाकर के अकेडमिक शाखा में भी सबमिट करना पड़ेगा, सब साथ में। मैंने डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बना दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप ये लोग ये कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी आरएसी की डेट आएगी। आरएसी की, जिसमें वैकेंट सीटें ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा लोग पास हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि डे डिसाइड हो जाता है, कितने बच्चे, इतने कैंडिडेट्स इस दिन आएंगे, इतने कैंडिडेट्स इस दिन आएंगे, इतने कैंडिडेट इस दिन आएंगे। इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स में कम मतलब वैकेंट सीटें कम हैं, कम लोग क्वालिफाई करा है, तो उनका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे एजुकेशन हो गया, डांस हो गया और पेंटिंग हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें मतलब वैकेंट सीटें भी 1 2 3 हैं, तो उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये करना है। हाँ, आरएसी के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट जो आपने एकेडमिक शाखा में सबमिट करा था वो लेके जाना है। और साथ ही साथ में आपको टॉपिक, प्रपोज रिसर्च वर्क एंड अ कंसर्न लेटर, वो भी साथ में रखना ही। कंसर्न लेटर मैंने बता दिया है इसका डिटेल की कैसे गाइड उसमें फिल करता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। कंसर्न लेटर में क्या होता है कि गाइड अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने रिसर्च स्कॉलर उसके अंडर में काम कर रहे हैं, कितने उसके अंडर में मतलब वैकेंट सीटें हैं जिससे कि रिसर्च स्कॉलर उस पर मतलब उनके अंडर में काम कर सकते हैं। उनका पूरा एड्रेस रहेगा, होम एड्रेस, कॉलेज एड्रेस, सील लगेगी कहाँ की, सर के उसकी सील लगेगी और प्रिंसिपल की भी सील लगी, रिसर्च सेंटर की। तो अब ये काम कंप्लीट करके जाना और टॉपिक पहले से ही कंफर्म कर लेना, क्योंकि सीटें कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो उसी का सिलेक्शन होगा जिनके पास टॉपिक है, कंसर्न लेटर है और डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए सभी के पास। आप ये करके आना कि आपको उसी दिन सब कुछ सबमिट करना है, उसी दिन आपका आरएसी
क्लियर करना है, सब कुछ एक दिन ही कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि आप फिर भागम दौड़ी कर रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बाद में आप अंडरटेकिंग लें, है ना, फिर उसके बाद में सबमिट करें, तो आने जाने में प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो आप इन मामलों में ना पड़ें, जो मैंने बताया है उसको पहले से तैयार रखें और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट पे विजिट करते रहें। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मुझे बता देना, नहीं समझ में आती तो मैं आपको समझा दूंगी। अब चलिए फुल RAC और इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। मैंने इसलिए इससे पहले वाला जो आपका 4 मिनट इसलिए ले लिया क्योंकि आप लोग को हमेशा डाउट रहता है कि क्या करना है, अब क्या करना है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, RAC मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इसे इंटरव्यू की तरह ही लेते हैं। कितने मार्क्स का होता है? तो ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 11 के अकॉर्डिंग बता दूंगी। 25 को 100, हाँ 25 मतलब 5 नहीं, हाँ 4 पॉइंट रहते हैं और इसे 25 25 नंबर का होता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो आपको इंट्रो देना होता है। यदि वैकेंट सीटें कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो आपको उसमें इंट्रो दो, फिर अपने टॉपिक के बारे में बताओ, अपने गाइड का नाम बताओ। ठीक है ना, आप इसी टॉपिक पे रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको आपके इस टॉपिक से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही साथ में आप इस टॉपिक से क्या मतलब क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे इस टॉपिक के लिए, और क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस टॉपिक का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने सिनॉप्सिस के बारे में बता दिया है, उसी का सिनॉप्सिस का एक छोटा रूप आप ले सकते हैं। रिसर्च प्रपोज वर्क, इसमें छोटे छोटे थोड़े जैसे आप सबने वो डाल दिया, टॉपिक डाल दिया, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाल दिया, फिर उसके बाद मैथोडोलॉजी डाल दिया। यदि आपका आर्ट ग्रुप है तो जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप हाइपोथेसिस डाल देना, फिर उसके बाद मैथोडोलॉजी या कि फिर टूल्स, मैथोडोलॉजी मतलब क्या मेथड रहेगी इसकी, और फिर उसके बाद रिजल्ट या कंक्लूजन, ऐसे करके। ठीक है, मतलब कंक्लूजन में ये लिखना है कि ये सोसाइटी को जो है ये फ़ायदा दे सकती है। और आपका जो रिसर्च होता है वो ब्रॉड होना चाहिए, जैसे कि ब्रॉड सोसाइटी को बेनिफिट मिले, छोटे ही ग्रुप के लिए नहीं, बड़े ग्रुप के लिए बेनिफिट मिले, इस बात का ध्यान रखना है। और इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें, ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। इंटरव्यू के देखो एक और बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके पास वैकेंट सीटें कम हैं, ठीक है, सॉरी वैकेंट सीटें ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स भी नॉर्मल हैं, तो आपको ऐसे ही ले लेंगे। यदि आपके पास रिसर्च टॉपिक है और आपके पास कंसर्न लेटर है तो आपसे पूछते हैं कि रिसर्च टॉपिक नेम बताओ और इसमें आप कैसे करोगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं कि आप इसमें मॉडिफाई कर लो ये। फिर क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिसर्च टॉपिक लेते हैं अभी तो ठीक चल जाता है, कोर्स वर्क एग्जाम तक चल जाता है, फिर उसके बाद जब आपकी RDC होती है तब फिर प्रॉब्लम जाती है। कि RDC में क्या प्रॉब्लम जाती है कि आपकी RDC रुक सकती है। इसलिए वो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी क्यों बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आपका रिसर्च का टॉपिक सही है या नहीं है, मतलब उस तरीके से कि सोसाइटी को सच में फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आपको काम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपके पास कंसलेटर है, टॉपिक ठीक ठाक है तो आपको ले लिया जाएगा। यदि वैकेंट सीटें ज़्यादा हैं, वैकेंट सीटें कम है तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। फिर कहेंगे एक रेफरेंस भी लगता है ना, एक रेफरेंस भी लगता है। आप चाहे वो कुलपति का पद हो या कि फिर राज्यपाल का पद हो या कि फिर किसी जैसे मुख्य सचिव का पद हो, हर एक पद में कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस लगता दिखाई देता है। तो ये PhD एंट्रेंस एग्जाम मतलब PhD करने के लिए तो रेफरेंस तो लगता ही 100% लग जाता है। ठीक है, तो मतलब आप इसे रॉन्ग वे पे ना लीजिएगा, इसे आप ऐसे वे पे लीजिएगा कि सब जगह होता है तो यहाँ भी हो रहा है। ठीक है ना, इंटरव्यू को कैसे क्रैक कैसे क्रैक करें। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपके पास कंसर्न लेटर होना चाहिए गाइड का, विथ सील और विथ साइन, मतलब विथ सील और फॉरवर्डेड बाय मतलब फॉरवर्डेड होना चाहिए प्रिंसिपल, रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो बस आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और कभी भी क्या होता है, यदि आप लोग JRF क्वालिफाई हैं और आपका टॉपिक ही बहुत अच्छा है तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं JRF वालों के।
तो जो भी करना सोच समझ के करना और अच्छा करना। इंटरव्यू आरएसी पास करने के बाद क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, 20-20-20 हज़ार 500 कुछ लगेंगे अप्रॉक्स। फिर उससे पहले शायद एलिजिबिलिटी भरना पड़ता है, या कि फिर याद नहीं आ रहा है, एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके वो लगते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है फॉर कोर्स वर्क के लिए, जिसमें आपका 6 मंथ चलता है। 6 मंथ में 3 मंथ्स यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस लगती हैं। उस क्लासेस में क्या होता है कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपने पीजी करा है। दूसरा होता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड थर्ड जो होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। सभी सब्जेक्ट में आपको अटेंडेंस ज़रूरी होता है। यदि आपने अटेंडेंस नहीं करवाई है तो आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते। चाहे आप राज्यपाल से मिल लो, चाहे किसी पे भी कॉल लगा लो, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। कुछ लोग 2017 वाले 2019 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके अटेंडेंस ना होने की वजह से। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि जो 3 मंथ्स का जो यूनिवर्सिटी में जो कोर्स वर्क की क्लासेस लगेंगी उनसे कंटिन्यू ज्वाइन करना, है ना, नहीं तो अदरवाइज़ फिर आप बाद में दिक्कत हो जाएगी। डेली रजिस्टर मेंटेन होता है हर दिन, सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग और आपका सब्जेक्ट का अलग। इस बात का ध्यान रखना है, बाद में कोई कचड़ा पचड़ा ना हो। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग डेली अटेंडेंस करना। फिर उसके बाद कोर्स वर्क का वो हो जाएगा, मतलब क्लासेस एंड हो जाएंगी। फिर आपका कोर्स वर्क एग्ज़ाम होगा। कोर्स वर्क एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा, साइंस वालों को पूरा ऑल टोल इंग्लिश में देना पड़ेगा। आर्ट वालों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा सकता है। और यही है, यदि आपने 55% से कम परसेंटेज आए आपके, तो आप फेल कहलाओगे कोर्स वर्क में। और फिर आपके बाद उसके बाद आपकी पीएचडी रुक जाएगी। फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोर्स वर्क एग्ज़ाम। फिर आप आरडीसी का वेट करो। आरडीसी के बाद फिर जो है पता नहीं कब होगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो यही है कि मैं यही सभी से बोलूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में 55 मतलब 100 में से आपको 50 मार्क्स लेके आना ज़रूरी होता है। और ओवरऑल आपको आपके परसेंटेज होने चाहिए 55%। नहीं है तो फिर आप आरडीसी के लिए वो नहीं होगे, मतलब अप्रूव नहीं होगे। ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि, और आपके 3 पेपर हो गए। फिर उसके बाद आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जो कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है। जब आपका कोर्स वर्क एग्जाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, है ना। मैं हूँ तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब वो नहीं होगी, पता नहीं चलेगी, आपको मैं बता दूंगी। तो ये हो गया। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए आपको जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, थीसिस पढ़नी पड़ती है, डिजर्टेशन पढ़ने पड़ते हैं। और भी मतलब बहुत सारे जो रिसर्च हैं जो आपके टॉपिक पे हुए हैं उन पे आपको पढ़ना होता है। फिर आपको रिव्यू लिटरेचर लिखना पड़ता है और सबमिट करना होता है। फिर क्या होता है, फिर वाइवा भी होता है आपका, फिर एग्ज़ाम हो जाता है। फिर आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद आपकी फिर आरडीसी होती है। तो आप ये सोच लो, अभी तो बहुत टाइम है आरडीसी के लिए। अभी 2019 वालों का हिस्ट्री का देख लिया ना, अभी हो रहा है। और इवन बायोटेक का भी अभी हो रहा है। तो आप सोचो, आपका तो अभी कहीं आपका नामो निशानी नहीं है। तो यही है कि लेट है यूनिवर्सिटी। देवी अहिल्या में आप लोग का हो जाए तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी 2 से 3 साल 4 साल लगा देगी। चाहे यूजीसी कुछ भी कहे, हमें इससे मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी को मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी को मतलब है अपने अकॉर्डिंग चलना। इसे तो बी ग्रेड है, मैं बार बार बताती रहती हूँ इसी के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा ऑर्डिनेंस 11 देख लेते हैं कि क्या क्या है ऑर्डिनेंस 11 में। ये देखिए, यहाँ पे एक बात लिखी गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द प्रपोज सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर फॉरवर्डेड फ्रॉम हेड ऑफ रिसर्च सेंटर। ठीक है ना, प्रिंसिपल के साइन होंगे आपके कंसर्न लेटर में। कंसर्न लेटर को ही नो ऑब्जेक्शन लेटर कहते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से कंसर्न लेटर में ही साइन कराना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि
कि जो भी गाइड का क्राइटेरिया है एजुकेशन का, मतलब क्वालिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 11 फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो पता चल जाएगा आपको कंसल्टेटर से। ठीक है, ये देखिए 100 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। 25 मार्क्स का मतलब 25-25 नंबर के एक एक वो होंगे। जैसे रिसर्च प्लान, आपने रिसर्च प्लान कैसे किया है, क्या क्या उसकी मतलब मेथोडोलॉजी रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड, मतलब आप में कितना है, आप उस रिसर्च के लिए करने के लिए कितने अवेयर हैं, कंसंट्रेटेड है या नहीं, टॉपिक है या नहीं, और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। वैसे तो मेरे हिसाब से हार्ड कॉपी में ही प्रेजेंट करना पड़ता है और आपको बोलना पड़ता है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि पीपीटी में प्रेजेंट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने टॉपिक को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों को भी इन चीज़ों को भी 25 नंबर मिलते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज इन जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पे आपको क्या नॉलेज है भी या नहीं, कि आप बस ले लिया किसी के कहने पर और हो गया आपका, ऐसा नहीं है। तो ये ज़्यादातर उनमें देखा जाता है जिनमें सीटें कम हैं, जिसमें सीटें ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको ये बता देते हैं कि आपका टॉपिक थोड़ा मॉडिफाई कर लो, और और गाइड का कंसलेटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फाइनलाइज ही हो गए आप। एक बात और याद रखो, आप सभी लोग गाइड लिस्ट जैसे जारी करता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, उसी दिन से आप गाइड सर्च करना स्टार्ट कर दो, या कि पहले भी जो कि मतलब जो भी आसपास रहते हैं भोपाल के, या कि फिर जो दूर भी रहते हैं वो भी आकर के सर्च कर सकते हैं। कभी भी क्या होता है, सब अच्छे अच्छे गाइड को लोग चूज़ कर लेते हैं, फिर बचते हैं अच्छे गाइड नहीं, मतलब जिनके पास नॉलेज नहीं है वो गाइड बचते हैं। आप बोलते हैं ना अब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो उन्हीं गाइड को चूज़ करना पड़ता है। अब जब जब ऐसे गाइड को चूज़ करेंगे जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, आने का मतलब ये है कि कभी उन्होंने रिसर्च करवाया नहीं, ऐसे बच्चे इतने होशियार मिल गए तो वो करते गए। तो यही है कि यदि आपको कुछ सीखना है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे गाइड को सर्च करना पड़ेगा, और उनके अंडर में आप अच्छे से कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज राम भरोसे। ठीक है, ये कट ऑफ लिस्ट भी जारी करता है आरएसी में कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाती है। हाँ, एक बात और बता रही हूँ, जो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन में, जो भी ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, और आप ये सोचेंगे कि आप अदर स्टेट से हैं तो आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल पे ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है।